हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस VNS में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी और हमारी टीम की तरफ से। प्यारे बच्चों, कुछ तबीयत नासाज होने के कारण कुछ वीडियो मेरी आ नहीं पाई, लेकिन अभी मैं स्वस्थ हो चुका हूं और आप लोगों की दुआओं से मैं बेहतर हूं और फिर से मैं अपना वीडियो लेकर के आपके पास आ गया हूं। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर भी करें और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दें, जिसकी वजह से हम आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आपके पास आ सकें और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करें। बच्चों, आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं या जो आज जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि SSC हो गया या रेलवे की परीक्षाएं हैं या स्टेट परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए संविधान या राज्य व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान रखता है। उन परीक्षाओं में हर प्रकार के क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं और 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। विशेष रूप से जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो परीक्षा होती हैं या UP PCS के लिए हो सकती हैं, लोअर PCS के लिए हो सकती हैं, UP SSSC के लिए हो सकती हैं, उनमें भी इनका बहुत योगदान होता है। खासकर कि उत्तर प्रदेश SI परीक्षा, UP पुलिस में भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, अब लगातार हम संविधान का जो वीडियो है वो एक एक करके आपके माध्यम से आपके तक पहुंचाते रहेंगे। तो बच्चों, अगर संविधान की हम बात करें तो पहले हेडिंग के थ्रू हम बता दें कि संविधान होता क्या है, सबसे पहले यह कहां आया और क्या आवश्यकताएं होती हैं संविधान के लिए। बच्चों, पहले तो समझिए कि संविधान कहते किसे। देखिए बच्चों, किसी न किसी व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता होती है। बगैर नियम कानून के वह व्यवस्था चल नहीं सकती। यह चल भी जाएगी तो वह सुचारू रूप से नहीं चलेगी, स्टेप बाय स्टेप नहीं चल पाएगी। तो बच्चों, अगर हम संविधान का छोटे तौर पर भी देखा जाए तो हर जगह पर नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। छोटे प्रशासनिक अमले में पड़ती है या अन्यत्र संस्थाओं को पड़ती है, उसका प्रशासन करने की व्यवस्था होती है, उसके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, कायदे कानून होते हैं। हम जो संविधान की बात कर रहे हैं वह एक देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। यद्यपि किसी देश का संचालन करना है तो देश को संचालन करने के लिए उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे उसकी कार्यपालिका होती है, उसकी व्यवस्थापिका होती है, उसकी न्यायपालिका होती है। ये जो सिस्टम है इसका संचालन किस तरीके से किया जाए, सभी व्यक्तियों को उसके कर्तव्य किस तरीके से मालूम हो, उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था की तो आवश्यकता पड़ती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम संविधान से कह सकते हैं कि किसी देश को चलाने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है, उस नियमों और कानूनों का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। बहुत सारी परिभाषा बन सकती है। किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बेहतर व्यवस्था की जो आवश्यकता होती है वो संविधान हमें देता है। तो बच्चों, बहुत सारी परिभाषा संविधान की है। संविधान के द्वारा ही किसी देश में रहने वाले लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसके नागरिक के जो अधिकार हैं या कर्तव्य हैं वो सुनिश्चित किए जाते हैं। तो संविधान का हर एक व्यक्ति के जीवन में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम बात करें कि संविधान पूरे विश्व में अगर सबसे पहले कहां पर बनाया गया, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि संविधान को यदि विश्व में प्रथम रूप में देखा गया या बनाया गया विश्व में प्रथम, तो बच्चों वो बनाया आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। विश्व में सबसे पहले यदि संविधान का निर्माण किया तो वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। और जो अमेरिका है
इसका संविधान बच्चों बना था 1787। 17 सितंबर 1787 को इसका संविधान रेगुलेट किया गया। 1787 में अमेरिका का संविधान बनाया गया। और भी कुछ चीजें टेक्निकल आती हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहले लिखित संविधान भी अगर किसी देश का है, सबसे पहले अगर हम लिखित संविधान की भी बात करेंगे तो वो भी कौन सा देश है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित रूप में है? अलिखित रूप में, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित रूप में संकलित है। अलिखित रूप में संकलित। अगर बात करें कि विश्व का सबसे बृहद संविधान, बृहद व लिखित संविधान किस देश का है? तो बच्चों विश्व का सबसे बृहद और लिखित संविधान है भारत का। ऐसा क्वेश्चन। तो ये तो बच्चों हो गया कि विश्व में प्रथम संविधान बनाने वाला देश अमेरिका हो गया, अलिखित संविधान ब्रिटेन, विश्व में सबसे पहले प्रथम लिखित संविधान बनाया उसने भी अमेरिका ने, और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान। भारत में संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि उसके पीछे के बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं, लेकिन अभी हम उन कारणों को चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके करेंगे। बच्चों आपको पता है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन हुआ। ब्रिटेन की सरकार से इजाजत लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर अपना कार्य करने आई। समय समय पर ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रतिबंध लगाए, नियम कानून बनाए, भारत में प्रशासन करने की व्यवस्था बनाई। अगर उनके क्रम की बात किया जाए तो जैसे आप पढ़ते होंगे जैसे चार्टर एक्ट पढ़ते होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट इससे पहले आया था उसको पढ़ते होंगे, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ते होंगे, फिर लगातार चार्टर जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और उसके बाद 1857 की भीषण क्रांति और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने के बाद भारत की जो सत्ता है वो पूर्ण रूप से चली जाती है किसके? ब्रिटिश महारानी या क्राउन के हाथ में। और वहां पर भारत पर प्रशासन करने के लिए फिर नए नियम और कानून बनाया जाता है और वो आता है भारत शासन अधिनियम 1858। आगे बढ़ते हुए भारत परिषद अधिनियम 1861 करके आता है, 1892, 1909, 1919 मार्लिमेंटो है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड है, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बच्चों कहीं ना कहीं हमारे संविधान में इन नियमों का, इन चार्टरों का, इन बनाए गए अधिनियमों का भी संकलन मौजूद है। जब भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा यह बताया गया, ब्रिटिश सरकार ने पूछा कि यदि हम आपके देश को आजाद करते हैं तो आपका देश चलेगा कैसे? तो उसके लिए जरूरत पड़ी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान की। प्यारे बच्चों, इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा का गठन करने के बाद संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। हालांकि संविधान सभा का निर्माण करने के पीछे कई सारे कारण उत्तरदायी हैं। अगर हम बात करें कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों देखिए, संविधान सभा की मांग संविधान सभा की जो मांग थी, संविधान सभा की मांग सबसे पहले की गई 1934 ईस्वी में एम एन रॉय के द्वारा।
यह वैचारिक रूप से की गई। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में वैचारिक रूप से एम.एन. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा की गई, जो कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जन्मदाता माने जाते हैं। 1925 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में। बाद में इनकी इस वैचारिक मांग को 1935 में, कब 1935 में एम.एन. रॉय की वैचारिक मांग को जो कांग्रेस पार्टी थी कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से, कैसे बच्चों, आधिकारिक रूप से अंग्रेजों के समक्ष रखा। ठीक है। और आगे इसी क्रम में 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा है, यहां मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, संविधान सभा, कहा कि जो भारतीय संविधान सभा है, इसका जो गठन होगा, इसका जो निर्माण होगा, वह वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार जानते हैं, एक जैसे हमारे यहां पर वोट डालने की जो आपकी उम्र है वो 18 साल है, तो एक वयस्क व्यक्ति जो सोचने समझने की क्षमता रखता हो, वो अपने मत का प्रयोग करके जो करता है उसे वयस्क मताधिकार। तो संविधान सभा की मांग वैचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने 1934 में, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक माने जाते हैं भारत में, इनकी इसी वैचारिक मांग को 1935 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने रखा और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है। आगे यह होता है कि बाद में इनकी इस मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा की इस मांग को या संविधान सभा के गठन की मांग को 1940 में स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। और इसी स्वीकार करने को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से। और भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए इसी परिप्रेक्ष्य में एक शिष्टमंडल भारत भेजा गया, जिसे हम क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से या क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। किसके लिए भेजा गया? भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए। और क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आया 1942 में। जो क्रिप्स प्रस्ताव के या मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इनके साथ ही साथ एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य भी था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य भी इस क्रिप्स प्रस्ताव में मौजूद था। संविधान सभा के गठन के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को 1940 में स्वीकार किया, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। बाद में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक शिष्टमंडल भारत भेजा गया, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया? 1942 में।
जो क्रिप्स के अध्यक्ष थे वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य भी इस प्रस्ताव या इस मिशन में शामिल था। बच्चों ये कुछ डेट आप देखिए तो इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। 1939 टू 1945 जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था। अंग्रेज ये चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय पूर्ण रूप से ब्रिटेन का समर्थन करें, और इसीलिए वो लोक लुभावने विज्ञापन या लोक लुभावने तरीके भारतीयों के समझ करते थे। उन्होंने कहा इस प्रस्ताव के माध्यम से कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक हम भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, यदि भारत हमारा साथ द्वितीय विश्व युद्ध में देता है तब, और उसके संविधान का निर्माण कर। लेकिन इतने दिनों तक भारतीय समझ चुके थे कि ब्रिटेन सरकार भारतीयों का केवल और केवल फायदा उठाना चाहती है, उन्हें अपने इस्तेमाल में लाना चाहती है। तो क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन के इन प्रस्तावों को भारतीय राजनीतिज्ञों ने, भारतीय उच्च वर्गों ने, या जो भी भारत का प्रतिनिधित्व करते थे उन्होंने इसे क्या कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। क्या कहा है, डेटेड चेक। हिंदी में अगर बात करें तो इसे उत्तर दिनांकित चेक कह सकते हैं। किसने कहा है पोस्ट डेटेड चेक, महात्मा गांधी ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर का क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए कि किस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। उत्तर क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, और इसके आगे जवाहरलाल नेहरू ने भी चीज जोड़ा था। उन्होंने कहा कि यह वह बैंक है जो पूर्णतः क्या हो गया है, दिवालिया हो गया है। अर्थात जब कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं रहता है, तो आप यदि उसमें पैसा निकालने जाएंगे या अपना चेक भजाने जाएंगे तो क्या आपको पैसा देगा, नहीं देगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह वह बैंक है, यह प्रस्ताव उस बैंक की तरह है जो बैंक पूर्णतः क्या हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, और पूर्णतः क्रिप्स प्रस्ताव विफल हो गया, और क्रिप्स प्रस्ताव विफल होकर के वापस चला गया। इसी क्रम में, इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है 1945 में। बच्चों 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में सरकार बदल जाती है। क्या हो जाता है, सरकार बदल जाती है, क्योंकि वहां पर होते हैं चुनाव। आम चुनाव हो जाते हैं ब्रिटेन में। और प्यारे बच्चों 1945 में ब्रिटेन के चुनाव में जो पुराने प्रधानमंत्री हैं, कौन, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ये जो हैं हार जाते हैं, और नए प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं सर क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली की जीत होती है, और न्यू पीएम, मैं यहां पर लिख देता हूं, न्यू पीएम बनते हैं। और क्लीमेंट एटली ये बिलोंग करते हैं लेबर पार्टी से, ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 1945 में ब्रिटेन में सरकार बदल जाती है क्योंकि चुनाव होता है, और चुनाव 1945 में होता है, और विंस्टन चर्चिल हार जाते हैं और नए पीएम बनते हैं सर क्लीमेंट एटली, जो जीत जाते हैं
और बिलोंग करते हैं लेबर पार्टी, अर्थात अब ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार है? लेबर पार्टी की सरकार है। चूंकि क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन में क्रांतियां हुई उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उन्हें पता था कि स्वतंत्रता के लिए लोग किस प्रकार से आंदोलन करते हैं, किस तरीके से लोग जूझते हैं, इसमें उन्हें कितनी तकलीफ होती है, समझते हैं। चूंकि क्लीमेंट एटली जो थे वो एक उदारवादी व्यक्ति थे। और इनका भारत के प्रति व्यवहार जो था वो उदार था। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्लीमेंट एटली भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल फिर से भारत भेजने का फैसला करते हैं, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत भेजा गया, वो है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन 1946 में इसका गठन हुआ। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसे हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, ऊपर लिख देते हैं कैबिनेट मिशन को ताकि और बेहतर ढंग से समझ में आए। तो संविधान सभा के लिए एक शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इसका गठन है 1946 में और फरवरी में। और कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत आया कब आया? ये डेट पूछ सकता है बच्चों। उत्तर होगा 24 मार्च 1946 को भारत आया। और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो प्रस्तुत की 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन के बारे में जानते हैं। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कुल थी 3। कितने सदस्य थे? कुल 3 सदस्य थे। आइए इन सदस्यों के बारे में जानते हैं। जो इसके पहले सदस्य थे वो थे सर पैंथिक जॉन लॉरेंस। दूसरे सदस्य पिछले याद करिए, अभी कौन सा मैंने इससे पहले मिशन बताया था, क्रिप्स मिशन, वो भी इसमें शामिल थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और जो तीसरे सदस्य थे वो थे एवी अलेक्जेंडर, जो कि ब्रिटिश नौसेना के एक अधिकारी थे। बच्चों, कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में, भारत आया 24 मार्च 1946 को, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 3। कौन? पैंथिक लॉरेंस, दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा एवी अलेक्जेंडर। आपको एक प्रश्न और पूछता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पैंथिक जॉन लॉरेंस। इन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए अपनी जो रिपोर्ट थी उसको तैयार किया और उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही, इसकी रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर ही भारत में गठन होता है किसका? संविधान सभा का। महत्वपूर्ण चीज, फिर प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए कौन सा प्रस्ताव या मिशन उत्तरदायी है? उत्तर होगा कैबिनेट मिशन 1946। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इस रिपोर्ट के बाद भारत के संविधान सभा का गठन किया जाता है। प्यारे बच्चों, संविधान सभा के गठन की बात करते हैं तो संविधान सभा का गठन किया जाता है 1946।
कब किया जाता है? 1946 में, अर्थात नवंबर 1946 में। संविधान सभा के लिए जो चुनाव होते हैं वो होता है जुलाई अगस्त माफ कीजिएगा, ये नवंबर नहीं था, 1946 में ही किया जाता है, फरवरी मार्च में, और जुलाई अगस्त 1946 में। इसके लिए क्या होता है? संविधान सभा के लिए चुनाव किया जाता है। चुनाव संविधान सभा के लिए 1900 किया जाता है, और संविधान सभा का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चुनाव किस रूप में किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप वो होता है जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप या इनडायरेक्ट वे। बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से आंशिक रूप से चुनी हुई भी थी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मनोनयन करके भी इसका चुनाव हुआ। अब बात करते हैं कि संविधान सभा के लिए सदस्यों की बात करते हैं। तो संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? 389। ध्यान दीजिए, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी बच्चों? 389। अगर 389 को हम बांट दें तो देखें कैसे होता है। तो इसमें 292 सदस्य जो आते हैं वो आते हैं ब्रिटिश प्रांतों से, अर्थात तो वह प्रांत जहां पर ब्रिटिशों का अधिकार था। इसमें 93 सदस्य जो आते हैं वो देसी रियासतों से आते हैं, अर्थात जहां पर राजाओं के अधिकार थे। और 4 सदस्य जो हैं वो आते हैं कहां से? चीफ कमिश्नरी से। जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वो भी मैं बता दूं आपको। जो पहला था वो है दिल्ली, दूसरा जो है वो है कुर्ग, तीसरा जो है वो अजमेर, और चौथा, इसे माखड़ भी कहा जाता है, मैं लिख देता हूं, और चौथा जो था वो था बलूचिस्तान। बात समझ में आया? संविधान सभा का गठन 1946 में, चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में। चुनाव किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 389। 389 में से 292 सदस्य कहां से आते हैं? ब्रिटिश प्रांतों से। 93 सदस्य कहां से आते हैं? देसी रियासतों से। और 4 सदस्य आते हैं चीफ कमिश्नरी से। ये 4 चीफ कमिश्नरी राज्य कौन से? दिल्ली, दूसरा कुर्ग, तीसरा अजमेर माखड़ इसे कहते हैं, और चौथा बलूचिस्तान। यदि नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ तो संविधान सभा के चुनाव में देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। मैं लिख दे रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुनाव में किसने भाग नहीं लिया? तो देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। अब जरा समझिए, यदि संविधान सभा के चुनाव में देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया तो जाहिर सी बात है कि इसको हम हटा देंगे, ये जो गोला हुआ है। फिर कितने सदस्य बचते हैं? तो बचे ये 292 और ये 4 बचे। 292 और प्लस 4 कितने हो गए बच्चों? 296 हो गए। बचे सदस्य कितने हो गए? 296। तब क्या हुआ? जब 296 सदस्य बचे तब क्या हुआ? तो 296 में अगर बात करें
296 सदस्य बचे। अब देखिए 296 सदस्यों में 208 सदस्य आए कहां से? कांग्रेस से। 73 सदस्य आए कहां से? मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से। और 15 सदस्य आए कहां से? अन्य पार्टियों से। जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 और 5 6 हो जाएगा, 7 8 और कैरी 1 9 हो जाएगा। 296 सदस्यों का ये रेशियो। यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य भी थी। कौन थी? 15 महिला सदस्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की पिछली परीक्षाओं में पूछा गया कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 15। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, सरोजनी नायडू हो गई, सुचिता कृपलानी हो गई, दक्षयानी वेलायुधन हो गई, एनी मस्करने हो गई, रेणुका रॉय हो गई। इस तरीके से कुल 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी। आगे बच्चों इंपॉर्टेंट यह है, पूछता है कि यह जो संविधान सभा थी, एक बात ध्यान रखिएगा कि यह जो संविधान सभा में 389 सदस्य थे वो इंडिया प्लस जो पाकिस्तान बना वो दोनों के सदस्य थे। लेकिन बाद में पाकिस्तान की मांग प्रबल हो गई 46 में, और उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान चाहिए, हम इस संविधान में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो एक बात मैं बता दूं कि बंटवारे के बाद 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी बची, यह इंपॉर्टेंट है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सदस्यों की संख्या बची कितनी? सदस्य बचे। तो प्यारे बच्चों सदस्यों की संख्या बच गई 299 सदस्य। बात समझ में आई? तो 299 सदस्य बचे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद। इसके बाद संविधान सभा का गठन हो गया। अब होती है संविधान सभा की बैठक। तो बच्चों इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा की प्रथम बैठक की हम बात करते हैं। और संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। वेन्यू भी समझ लीजिए, दिल्ली में सेंट्रल हॉल में, सेंट्रल हॉल असेंबली, सेंट्रल हॉल में ही समझ लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की प्रथम बैठक है। और फ्रांस की ही तर्ज पर, ऐसा फ्रांस में भी हुआ था जब फ्रांस का संविधान हुआ था, वहां पर फ्रांस की तर्ज पर संविधान सभा के जो सबसे सीनियर व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा का क्या चुना जाता है? अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। संविधान सभा का इन्हें क्या चुना जाता है? अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। कब? 9 दिसंबर 1946 को। बैठक कहां पे होती है? दिल्ली में सेंट्रल हॉल में। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस की तर्ज पर अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सबसे सीनियर मेंबर थे। आगे इसके जस्ट 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और वो दूसरी बैठक 9 के 2 दिन बाद, मैंने बताया, वो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। ये जो दूसरी बैठक होती है इसका भी वेन्यू सेम होता है, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। 11 दिसंबर को 1946 को दूसरी बैठक
होती है और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसके साथ ही साथ एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी नाम है इनका, वह वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दोनों, ये आपको बहुत कम मिलता है, लोग बताते भी नहीं है। एच.सी. मुखर्जी व वी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष तथा बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव नाम है इनका, मैं लिख देता हूं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। इनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा का इन्हें क्या चुना जाता है? संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है इस दूसरी बैठक में। इसके बाद संविधान अपना कार्य चालू कर देती है। आगे समितियों का गठन होता है। समितियों के गठन होने के बाद प्रारूप तैयार होता है और इस बैठक के बाद जवाहरलाल नेहरू अपना उद्देश्य प्रस्ताव, जो 13 दिसंबर, ये देखिए 11 दिसंबर 1946 है, इसके बाद आगे जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं 13 दिसंबर 1946 को, जो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है और वही आगे चलकर भारत का प्रस्तावना बनती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हम आशा करते हैं कि आपको यह बेहतर से बेहतर मदद करेगा अपने अध्ययन में। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके आगे उद्देश्य प्रस्ताव से चर्चा करेंगे और डिटेल में समितियों के साथ संविधान सभा की समस्त 11 बैठकों से लेते हुए उसके समितियां और अध्यक्ष का गठन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं और बहुत बच्चे हो सकता है जानते हो जो हमसे पढ़े होंगे हमारी क्लासेस में भी। बच्चों, कभी कभार ना आपको मैं बताता हूं कि डॉक्टर, देखिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर ऐसे लिखते हैं ना, क्या आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम मालूम है? तो आप सीधे बोलेंगे कि इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों, ये गलत है। बी से भीम, आर से राव नहीं है बच्चों। मैं आपको ये बता दूं, ये नई चीज है, आप समझिए। भीमराव एक साथ है प्यारे बच्चों, और आर फार होता है राम जी। इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। कैसा लगा? तो बच्चों, इसी तरीके की अन्यत्र चीजें हम आपको नई नई चीजें बताते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और एक बार फिर हम अपनी टीम की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।